तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट नमस्ते पे। तो तीसरा दिन स्टंप्स हो चुका है तीसरे दिन के, और तीसरे दिन के बाद इंग्लैंड को 399 रन्स का टारगेट मिला है, और जिनमें से इंग्लैंड 14 ओवर के बाद 64 फॉर 1 है, और एक अच्छी शुरुआत मिली है इंग्लैंड को। एक 50 रन की साझेदारी हुई, उसके बाद इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया, अश्विन ने स्ट्राइक की और इंडिया को एक विकेट दिलवाया। बहुत अच्छा कैच पकड़ा श्रीकार भरत ने, के एस भरत ने, कोना श्रीकार भरत ने, और उनके एक अच्छे शानदार कैच के चलते बैन डकेट हुए आउट। और बैन डकेट बड़ा तेज खेल रहे थे। बैन डकेट 100 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और अगर वो आज खेल जाते और कल तक बने रहते तो बड़ा घातक प्लेयर वो साबित हो सकता था बैन डकेट। पर अच्छी बात यह, एक अच्छे कैच के साथ और एक अच्छे बॉलर के द्वारा बॉल की गई इनसाइड एज लगवाया और आउट किया गया। पूरी रणनीति के तहत आउट किया गया, और बैन डकेट एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। और साथ ही साथ फिर उन्होंने भेजा नाइट वॉचमैन, क्योंकि 3 या 4 ओवर ही बचे थे, और वो नहीं चाहते थे कि वो अपने 3 नंबर के बैटर ओली पॉप को एक्सपोज कर दे, या फिर वो खुद ही वाइस कैप्टन है तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो मैं कल जाऊँगा बैटिंग करने। तो उन्होंने नाइट वॉचमैन को भेजा। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई 3 नंबर पे नाइट वॉचमैन आता है तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो रन्स बना के चला जाता है, 60 रन, 50 रन, 40 रन, और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रन्स होते हैं। और यहाँ पे तो अगर वो 40 रन, 50 रन बाई चांस रियान अहमद बना गए तो वो अपना करियर बेस्ट भी बना जाएंगे, और साथ ही साथ इस जो टारगेट एक रिकॉर्ड चेज जिसकी ज़रूरत है इंग्लैंड को, उसमें बड़ी अहम भूमिका निभा जाएंगे। और अगर वो 40-45 रन, क्या पता, किसे भरोसा कि वो जीत में ऐड हो जाए। और हम भाई, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड अब ना वो इंग्लैंड नहीं है पहले वाली। ये बेसबॉल खेलती है, ये खड़खा के खेलती है, ये जीतने में बिलीव करती है। ये ड्रॉ में और हार जाए अलग बात, पर ये ड्रॉ में बिलीव नहीं करती। और इनके पास अभी तो खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इंग्लैंड जीतने के लिए देखेगी, अपना बेसबॉल खेलेगी प्रॉपर तरीके से, और इनके पास नथिंग टू लूज है। और सेम टू सेम विद रियान अहमद, उनके पास भी कुछ खोने के लिए नहीं है, तो वो भी खड़का के खेलेंगे। उल्टा इंग्लैंड उनको तो बोलेंगे कि आप जाओ, जाके स्ट्राइक करो जितना हो सके। और आपको पता ही है कि चौथी इनिंग में वैसे भी 400 रन कहाँ चेज होते हैं, और अगर वो 400 रन के पीछे अगर ये भागे जीतने के लिए देखें, तो अगर हार भी जाए तो ये हैरान नहीं होंगे, इन्हें इतना अफसोस नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि हम क्यों गए जीतने के पीछे, क्योंकि वैसे भी सवाल ही नहीं उठते कि आप 2 दिन खेल जाओ और ड्रॉ करा जाओ। अगर आप 2 दिन खेल के जाओगे तो या तो आप हार के जाओगे या फिर आप जीत के जाओगे, तो आप जीत के पीछे ही भागोगे। और अगर आप जीते तो भाई ये रिकॉर्ड चेज होगी, एशिया में पहली बार ऐसा होगा कि 399 रन चेज हो जाएंगे। तो इंग्लैंड को है एक बड़े पारी की ज़रूरत, उनके किसी दिग्गज प्लेयर के द्वारा। और भाई बेन स्टोक्स बचा है, जो रूट बचा है। जो रूट तो अभी भी ड्यू है, वो रन नहीं आए उसके, हालांकि उसकी उंगली में लग चुकी है बॉल, वो फील्ड पे भी नहीं था कई देर तक। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो रूट बैटिंग करने आता है कि नहीं आता है। पर अगर जो रूट बैटिंग करने आ गए तो भाई उसके रन बाकी है, और वो बंदा ऐसा तो है नहीं कि लगातार रन बनाए बिना ही रह जाए। उसके रन आएंगे तो लंबे रन आएंगे, 100 रन, 150 रन, 80 रन, 90 रन, और बहुत होते हैं। और बेन स्टोक्स तो आपको पता ही है, सन की आदमी है वो, सनक गई ना उसकी तो वो अकेला जीता जाएगा, इतना बड़ा प्लेयर है वो। और बेन स्टोक्स को आदत है टेलेंडर्स के साथ में खेलने की, और इनके तो टेलेंडर भी बड़े बढ़िया है यार, सारे अच्छे बैटिंग करते हैं। मतलब ये इंग्लैंड पता नहीं क्या सोच के, मतलब कहाँ से ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं लोग। भले ही इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है वो लोग, इतने एक्सपीरियंस ऑलराउंडर नहीं है, भले ही उनकी बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितने इंडियन स्पिनर्स हैं उतने। पर पॉइंट इन लोगों की बैटिंग यार, ये इतनी सॉलिड करते हैं, ये इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। नंबर 11 वाले में भी ऐसा होता है कि भाई ये बॉलर ही है ना, इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर लेता है। ये ऐसी टीम है यार इंग्लैंड, इसीलिए बेसबॉल इनके ऊपर काम करता है, क्योंकि ये लोग आर और पार वाली चीज़ देखते हैं। और डर बताऊँ किस बात का, डर ये चीज़ का है कि इन लोगों ने जब लास्ट टाइम खेला था
फोर्थ इनिंग में इंडिया के सामने जब बेसबॉल स्टार्ट हुआ था, तो यार इन लोगों ने 378 चेज कर दिए थे बर्मिंगम में। और नहीं होते 378 चेज, बहुत बड़े होते हैं। अगर आप 378 चेज करा भी रहे हो तो 7 विकेट 8 विकेट तो जाने चाहिए ना। वो 3 विकेट के नुकसान पे चेज कर गए थे। जॉनी बेस्टो ने मार मार के हालत ख़राब कर दी थी, और जो रूट ने भी, आपको याद होगा 2022 वाला बर्मिंगम टेस्ट। और जब से ये बेसबॉल स्टार्ट हुआ है भाई, इन लोगों ने, मेरे को अभी भी एक मैच याद आ रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहाँ पे असली बेसबॉल शुरू हुआ था इंग्लैंड का, जहाँ से बेन स्टोक्स कैप्टन बने थे जितना मुझे याद है। वहाँ पे यार इन लोगों ने ऑलमोस्ट 60 ओवर में या फिर 55 ओवर में 299 चेज कर दिए थे, 299 298 समथिंग। जॉनी बेस्टो भाई कमाल। और जब से इनका बेसबॉल स्टार्ट हुआ है, फोर्थ इनिंग में इनकी एवरेज भी बड़ी बड़ी तगड़ी है। सब प्लेयर्स की एवरेज बहुत बड़ी है, सबकी। इवन बेन डकेट की एवरेज तो 73 की थी। अच्छा हुआ वो आउट हो गया, वरना वो बड़ा गंदा मारता। और जैक क्रोली यार, ये ऐसे प्लेयर, मतलब जैक क्रोली जब खेलता है ना, एक तो इतना लंबा प्लेयर जब खड़ा होता है, उसकी डिफेंस सॉलिड है बंदे की। जैक क्रोली की डिफेंस बहुत सॉलिड है। और जब वो शॉट मारता है तो भाई वो पावर है, वो जो बैक फ्लिप आती है ना, उन्हें जो पावर जनरेट होती है, गजब यार। पता ही नहीं चलता कैसे छक्का चला जाता है। क्या छक्के मारे यार उसने पहली इनिंग में भी, कुलदीप यादव को, अश्विन को। और इसमें भी जो कुलदीप यादव को खड़का के छक्का मारा भाई, क्या शॉट था यार। मतलब ऐसे बंदे, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये ओडीआई टीम में क्यों नहीं है, ये वाइट बॉल फॉर्मेट क्यों नहीं खेलते। पर फिर मन में ये भी ख्याल आता है कि नहीं भाई, कुछ प्लेयर होते हैं जो खड़का के खेलते हैं, पर उन्हें टेस्ट फॉर्मेट सूट करता है। शायद वाइट बॉल फॉर्मेट सूट नहीं करेगा, क्योंकि वाइट बॉल फॉर्मेट में इतनी अनुमति भी नहीं मिलेगी कि आप गेंदे खेल जाओ, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड गेंदे होती है। तो शायद ऐसे प्लेयर होते हैं, क्योंकि देखो डेविड बेडिंगम जो साउथ अफ्रीका में अभी डेब्यू किया, वो प्लेयर देख के लग रहा था कि यार बड़ा सॉलिड प्लेयर है, बाउंड्रीज में डील करने वाला प्लेयर, छक्के भी मारा पहले मैच में आती, बताओ, लंबे लंबे शॉट मारा, छक्के मार रहे हैं, तो खड़का के खेल रहा था। तो बाद में आता है कि नहीं भाई, उनके साथ वाइट बॉल फॉर्मेट सूट ही ना करता हो, पर भाई दम है ये इस टीम में। और स्पेशली यहाँ पे बॉलिंग की बात नहीं, बैटिंग की बात हो रही है, और बैटिंग में तो बहुत दम है इस टीम की बैटिंग में। और ये जीत भी जाए ना तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए। इंग्लैंड जीत सकती है, कोई शक और शोभा नहीं है, पर मुझे लगता है कि इंडिया को जीतने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया ने जीतने दिया यह मैच, या फिर जीत गई इंग्लैंड, तो ना कप्तानी पे सवाल उठने वाले हैं, टीम की बॉलिंग पे सवाल उठने वाले हैं, टीम की बैटिंग पे सवाल उठने वाले। इवन टीम की बैटिंग पे तो अभी से ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं, और उठने भी चाहिए। और रोहित शर्मा की ये सीरीज़ बड़ी ढीली जा रही है। अगर रोहित शर्मा के रन्स ना आए ना आने वाले 3 मैचेस में, जैसे कि मैंने कल कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा सेंचुरी मारेंगे। ऐसी पिच, इतनी फ्लैट पिच है, रोहित शर्मा कैसे बख्श देंगे यार। पहली इनिंग में तो चलो चूक हो गई, पर भाई मैं खुद हैरान हूँ यार, इतनी फ्लैट पिच भी आपसे रन नहीं बन रहे। आप टीम के दिग्गज प्लेयर हो, बताओ, इतनी फ्लैट पिच भी आपसे रन नहीं बन रहे। मतलब आपसे क्या यार, पूरी टीम इंडिया से ही कोई एक प्लेयर आता है वो रन मारता है, तो बाकी सारे ठन ठन गोपाल बने बैठे हैं। मतलब पहली इनिंग में जायसवाल मार गया तो बाकी सारे गुल, इधर गिल मार के गया तो बाकी सारे गुल। ये क्या हो रहा है, इतना ख़राब बैटिंग परफॉर्मेंस। और रोहित शर्मा पे तो सवाल उठ रहे हैं। और अगर अगले 6 मैचों में रन नहीं, सॉरी 6 पारियों में रन नहीं आए 3 मैचों के, तो फिर तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं हैरान भी नहीं हूँगा अगर ऐसा हो गया तो, कि वो कप्तानी ना छोड़ दे, या फिर उन्हें इस्तीफा ना देना पड़ जाए, सेक ना कर दिया जाए, अगर आप इतनी गंदी परफॉर्मेंस करोगे। हालांकि फिर भी मैं बिलीव करता हूँ कि रोहित शर्मा नहीं भाई, 2 सेंचुरी अब भी मैं अपने स्टेटमेंट पे बना हुआ हूँ सीरीज़ एंड होने तक, और जब तक आखिरी मैच नहीं होगा तब तक। पर आखिरी मैच बाद अगर इनके फिर भी 2 शतक नहीं आते तो मैं अपनी मुंह पे कौन नहीं खाऊंगा। और दोस्तों, मैंने अय्यर और गिल पे भी बात की थी कि ये जो सेकंड इनिंग होगी वो कहीं ना कहीं हद तक आने वाले 1-1.5 साल का जो करियर होगा उनके टेस्ट क्रिकेट का, उस पर डिफाइन करेगी। और कहीं ना कहीं ये आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उन्हें चांस मिलता है कि नहीं मिलता, उस पर बड़ा डिपेंड होगा इस इनिंग पे। और जिसमें श्रेयस अय्यर चुके, हालांकि श्रेयस अय्यर की ना किस्मत साथ दी ना कोई बात, 29 रन बना के आउट हो गए। पर शुभमन गिल 104 रन बनाए, और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे वो
कि भाई ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट नॉक, एक कमबैक नॉक थी शुभमन गिल की। शायद वो शुभमन गिल याद रखेंगे जब आगे उनका 10 साल बाद करियर एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा, और जब तब उन्हें पूछा पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा फेज था जिससे आप जूझे थे, तो वो पहला फेज यही गिनवाएंगे अपना, और वो बताएंगे कि ये जो शतक है वो हमेशा यादगार रहेगा उनके लिए, उनकी लाइफ में 10 साल बाद 20 साल बाद भी ये जो शतक मारा है ये लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे शुभमन गिल। पर शुभमन गिल की भाई किस्मत सच्ची में मुस्कुराई है शुभमन गिल के साथ, क्योंकि 4 रन पे वो बंदे का एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। उसे खुद को पता भी नहीं था कि एज लगा है, बस चांस लिया, क्योंकि अब वो बंदा चांस ना ले सकता हो थोड़ी सकता है उसकी मतलब ऐसी जगह वो हो जहाँ पे उसका क्या पता आखिरी इनिंग हो, उसके बाद वो टेस्ट से ड्रॉप हो जाए पूरी सीरीज में ही, और उसको खुद को पता भी नहीं था कि एज लगा है, पर किस्मत मुस्कुराई। फिर एक बार फिर से आउट हुआ, सॉरी एलबीडब्ल्यू हुआ, पर एम्पायर ने नॉट आउट दिया, एम्पायर कॉल हुआ, फिर से किस्मत मुस्कुराई, एक एज भी लगा पर वो स्लिप और कीपर के बीच में से चली गई। तो वैसे के लिए उससे ये तो पता चल गया था कि आज शुभमन गिल का दिन, और शुभमन गिल ने 104 रन बनाए, पर पता नहीं ये हो क्या रहा है। हमने इंडिया की तरफ से देखा जब यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए तो फिर दूसरे प्लेयर के 34 रन हाईएस्ट थे। वैसे ही इंग्लैंड की तरफ से भी हमने देखा कि जैक क्रॉली ने रन बनाए तो दूसरे प्लेयर की 50 भी नहीं है कोई और की। वैसे ही इस इनिंग में भी हमने देखा कि शुभमन गिल ने 100 मारा तो किसी और प्लेयर की 50 भी नहीं है। तो अब इंग्लैंड की ओर से देखते हैं कि प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी आप देखो अगर शुभमन गिल वहाँ पे 4 रन पे आउट हो गए रहते हैं तो भाई ये 255 रन, अभी 155 रन होते हैं और इंडिया बड़ी मुसीबत में होती। फिर इंडिया 399 नहीं 299 को डिफेंड कर रही होती, और इंग्लैंड फिर और एक मतलब मजबूत पहलू में होता। फिर तो इंग्लैंड का हाथ कसा हुआ होता इंडिया के ऊपर, पर वही किस्मत मुस्कुराई और वो इंडिया को भी फ़ायदा दे गई, और साथ साथ में शुभमन गिल को भी फ़ायदा दे गई। और बाकी देखो आप अभी 399 में से 332 बाकी है वो चेज करने हैं, और क्या लगता है आपको ये बन जाएंगे? क्योंकि मोस्ट लाइकली कल ये मैच ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है चौथे दिन तक। क्योंकि वैसे ये देखा जाए तो इतनी फ्लैट पिच है, इतनी बढ़िया पिच है बैटिंग करने के लिए। आप सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर इतनी बढ़िया पिच है, मैच 5 दिन तक मतलब गया ही नहीं यार। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये मैच चौथे दिन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मोस्ट लाइकली। क्योंकि देखो 3 दिन में तीनों टीमों ने एक इनिंग खेल ली, 3 इनिंग हो गई 3 दिनों में ऐसी फ्लैट पिच पे। तो ये दर्शाते हैं कि कितनी ख़राब बैटिंग की है इंग्लैंड ने तो की है, पर इंडिया ने भी दूसरे इनिंग में कितनी ख़राब बैटिंग की है। और सच में देख लो, मैंने अभी भी बोला कि शुभमन गिल अगर वो कैच मतलब आउट हो जाते, एम्पायर आउट दे देता और फिर एम्पायर कॉल के साथ वो आउट हो जाते, तो वही 155 भी ऑल आउट थी इंडिया। कुछ रन नहीं बनते तो वो रन बड़े काम आएंगे इंडिया को। और ये देखो ऐसा हो रहा है, इवन पिछले मैच में भी जब ओली पोप ने 196 बनाई तो दूसरे प्लेयर की 50 भी नहीं थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हो रहा है, पर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और चौथे दिन यानी पिच में देखो पहला 1 घंटा कल का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो बुमराह की स्टार्टिंग के जो स्पेल के 4-5 ओवर होंगे वो देखने लायक होंगे। वहाँ पे अगर 2-3 विकेट ले लेते हैं बुमराह और पहले घंटे में 2 विकेट आ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया का जो हाथ है, जो पकड़ है, वो मजबूत हो जाएगी गेम में, और फिर इंग्लैंड पीछे ढकेली जा सकती है इस गेम में। अदरवाइज अगर इंग्लैंड एक सेशन निकाल गई और 1 विकेट के नुकसान पे, और अगर वो रियान अहमद का विकेट होता है, तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। और ये बेसबॉल आपको पता है कि अगर इंग्लैंड जीतेगी तो कल जीतेगी, हारेगी तो कल हारेगी। मेरे को नहीं लगता 5-6 दिन तक मैच जाएगा। अगर आसार भी हुए कि भाई 15 रन 20 रन 25 रन इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए, या फिर इंडिया को 1 विकेट चाहिए, वहाँ पे 2 विकेट चाहिए, तो आधा घंटा एक्सटेंड हो जाएगा और क्या। पर रिजल्ट जितना हो सके अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबली कल ही निकाल दिया जाएगा, एम्पायर भी टाइम एक्सटेंड कर देंगे। बाकी हम बात करते हैं डिसमिसल्स पे कुछ प्लेयर्स के ऊपर। तो कोना भरत भाई, केएस भरत बड़े ही फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो रन ही नहीं बन रहे हैं उनके, मतलब पता नहीं किस बेस पे, वो भी किस मेरिट पे इंडियन टीम में खेल रहे हैं, क्या विकेट कीपिंग के मेरिट पे खेल रहे हैं? अगर ऐसा है तो देखो कोना भरत को भी बात ये कि आप जो टीम के कैप्टन हैं वो उंगली भी नहीं खड़ी कर सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो खुद करेंगे तो बाकी 3 उंगलियां उनके खुद के ऊपर खड़ी होती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में केएस भरत के श्रेयस अय्यर के
उनसे कम रन है रोहित शर्मा के। तो इससे आपको पता चल गया भाई वो क्या कहेंगे उन्हें। पर फिर भी देखते हैं केएस भरत को एक मौका और मिलता है कि नहीं मिलता अगले टेस्ट मैच में, वो खेलते हैं कि नहीं खेलते, या फिर ये लोग ध्रुव जुरेल के पीछे जाएंगे, या फिर तीसरे चौथे पांचवें टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस होगा तो ये भी हो सकता है कि वो जब स्क्वाड अनाउंस हो तो उसमें केएस भरत टीम में ही ना दिखे, क्योंकि सरफराज खान भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं और ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि उनसे विकेट कीपिंग भी करवाई दी जाए और उन्हें टीम में डेब्यू भी करवा दिया जाए, और वो बंदा डिजर्व भी करता है। तो सरफराज खान को भी तैयार रहना चाहिए, अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोल देना चाहिए कि भाई मैं तैयार हूँ, विकेट कीपिंग अभी शुरू कर देनी चाहिए। क्या पता वो सिलेक्ट हो जाए और फिर वो एज ए विकेट कीपर खेल ले, क्योंकि एज ए बैट्समैन खेलना तो मुश्किल है उनके लिए, और बहुत मुश्किल है। अब हम और बाकी संडे, यार ये संडे क्या है, संडे का क्या सिस्टम है यार, रोहित शर्मा संडे के दिन चलते ही नहीं है, रन ही नहीं बनाते हैं। देखा जाए तो संडे को जीरो पे आउट होते हैं मोस्टली, आज भी वो जीरो पे आउट हुए अगर एक हिसाब से देखा जाए। वैसे 13 रन बनाए हैं, ऐसा नहीं जीरो पे आउट हुए, पर वो 13 रन कल बना दिए थे रोहित शर्मा ने, आज एक भी रन नहीं बना रोहित शर्मा से। टोटल 13 रन है पर आज 0 रन था रोहित शर्मा का। संडे के दिन रोहित शर्मा चलते ही नहीं है भाई, क्या है ये संडे, मतलब रोहित शर्मा के लिए विदाउट रन डे, रन ही नहीं आता रोहित शर्मा के संडे के दिन। पर भाई रोहित शर्मा को बड़ी मतलब सीधे बल्ले से खेलनी थी, वो बॉल पिक नहीं कर पाए, थोड़ी सी स्विंग हुई बस, थोड़ी सी, पर इतनी कुछ वो नहीं थी बॉल कि आप खेल ना पाओ, कोई ऐसी बॉल आ गई बाउंस हो गई या फिर कुछ और हो गया, थोड़ी सी सीम हुई थी बस। पर बहुत खराब बैटिंग यार, बहुत खराब। इवन रजत पाटीदार का भी चलो पहली इनिंग में तो वो अनलकी रहे, पर दूसरी इनिंग में उनका भी बड़ा खराब शॉट था। श्रेयस अय्यर का तो भाई बैन स्टोक्स, वो जब तक वो बंदा फील्ड में मौजूद है, चाहे वो बैटिंग से हो या फिर बॉलिंग करते हुए हो या फिर चाहे फील्डिंग करते हुए, वो कुछ ना कुछ कलात्मक करता रहता है वो बंदा, वो कलाकार है वो बंदा। पिछले मैच का चाहे रनआउट हो, आज के मैच का चाहे कैच हो, वो बंदा 2 महीने पहले अपनी नी सर्जरी करवा रहा था, आज 22 मीटर भागता है वो भी पीछे की ओर, क्या कैच पकड़ता है यार, बंदे ने कमाल कैच पकड़ा। श्रेयस अय्यर ने उनके प्लेयर का कैच पकड़ा वैसा, तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि जरा अपना टेस्ट खुद भी चख लो कैसा लगता है, और उन्हीं का स्वाद उन्हीं को चखाया गया। और श्रेयस अय्यर ने कहा भाई बड़ा बुरा लगता है, और स्पेशली जब आपका करियर दांव पे लगा हो तो बहुत बुरा लगता है टेस्ट क्रिकेट का। तो ये चीज़ थी। और बाकी श्रेयस अय्यर और केएस भरत का तो बहुत ही खराब शॉट था यार, पहली इनिंग में दूसरी इनिंग में दोनों इनिंग में केएस भरत ने बहुत खराब शॉट खेला। वो तो शुक्र है रविचंद्रन अश्विन का कि उन्होंने करीबन 400 रन तक पहुंचा दिया, पर वहाँ पे भी उनके 5 रन पे कैच छूटा। और हमने देखा पहली इनिंग में जब कैच छूटा पिछले मैच में, तीसरी इनिंग में ओली पॉप का, तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि भाई वो रन बड़े दुखदायी रहे इंडिया के लिए, बड़ा पछताया फिर इंडिया, क्योंकि अगर वो कैच पकड़ लेता तो शायद इंडिया जीत जाती। तो कुछ भरोसा नहीं है, मैच 20-25 रनों का ही होता है भाई, ये मार्जिन काफ़ी होता है। तो ये जो 24 रन बनाए हैं रविचंद्रन अश्विन ने, अगर ये 24 रन से ही मान लो इंडिया जीत जाती है फिर 20 रन से, तो बड़ा दुख होगा, बड़ा खेद होगा जे कोहली को भी। पर देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। और बाकी इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो जो आखिरी 4 विकेट गए और 29 रन में गए, जिनमें 27 रन तो रविचंद्रन अश्विन के, यानी बाकी 2 रनों के अंदर अंदर केएस भरत, कुलदीप यादव, बुमराह और खुद अश्विन चले गए। तो बेसिकली देख लो ये हाल रहा है इंडिया का, मतलब रन ही नहीं बनाए। बुमराह 0, मुकेश कुमार शायद 0, हाँ वो भी 0 नॉट आउट रहे, कुलदीप यादव 0, केएस भरत भी उस सेशन में 0 ही बने। तो बेसिकली सारे रन उस सेशन में रविचंद्रन अश्विन ने ही बनाए हैं, है ना। तो वही ये बड़े इंपॉर्टेंट रन्स बना दिए अगर आप देखा जाए तो, पर उसमें योगदान था भले ही जो 0 बुमराह का था, उस 0 में बहुत बड़ा योगदान था बुमराह का, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे समय बिताया, पार्टनरशिप की, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी के साथ देखो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड जीत जाएगी, क्योंकि कल ये मैच मोस्ट लाइकली खत्म हो सकता है, हो जाएगा मेरे को लगता है। तो आप अपना बताइए कि क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगी या फिर हारेगी, क्या इंग्लैंड कैपेबल तो है ये चेज करने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने करके दिखाया है पहले भी, पर क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड चेज कर लेगी? तो आप बताएं। अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपसे अब कल मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।